हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब भाई। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे इकाई 7 में हमारी यूजीसी नेट में कहानी लगी हुई है, जो कि हमने इससे आगे की क्लास हुई थी, जो चंद्रदेव से मेरी बातें उसमें कर ली है। तो आज हम करने वाले हैं दुलाई वाली। तो चंद्रदेव से मेरी बातें ये हमने कहानी कर ली है। तो राजेंद्र बाला घोष के बारे में हम थोड़ा और इस क्लास में भी जान लेते हैं। जो कि दुलाई वाली कहानी है, ये भी राजेंद्र बाला घोष जी की है। तो देखते हैं, राजेंद्र बाला घोष का जन्म है जो 1882 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इन्हें बचपन में रानी और चारुबाला के नाम से पुकारा जाता था। इनका विवाह पूर्णचंद्र देव के साथ हुआ था। 1904 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक बंग महिला की रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। हिंदी कहानीकारों में बंग महिला का नाम आदर से लिया जाता है। बंगला में परावासिनी, जो कि बंगला में ये चारू जो कि बंग महिला है वो परवासिनी नाम के नाम से लिखती थी, और ये हिंदी में बंग महिला के छंद नाम से लिखती थी। तो देखते हैं, दुलाई वाली है जो 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। जो दुलाई वाली कहानी है ये 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और कौन सी पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। भाई बहन है जो 1908 ईस्वी में बाल प्रभाकर में भाई बहन है जो 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और बाल प्रभाकर पत्रिका में। हृदय परीक्षा है जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है जो हमने आगे की क्लास में पढ़ ली थी। तो ये हमने थोड़ा सा राजेंद्र बाला घोष है जो उसके जन्म, वो कहाँ पैदा हुए थे, उसे क्या नाम से पुकारा जाता था, और उसकी रचनाओं के बारे में हमने ये सब पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी दूसरी कहानी, दुलाई वाली है जो ये कहानी 1907 में प्रकाशित हुई थी, और जो कि इसकी लेखिका है दुलाई वाली की राजेंद्र बाला घोष है, जो हमने आगे पढ़ लिया है। जिसे बंग महिला के नाम से या रानी या चारुबाला के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में वंशीधर व नवल किशोर नामक दो मित्रों के मनोरंजन पूर्ण मजाक उद्देश्य से लिखी गई कहानी है। ये कहानी मनोविश्लेषणात्मक एवं हास्य प्रधान शैली में लिखी गई कहानी है। मुख्य बिंदु हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक है। कहानी का आधार मनोरंजन है। कहानी हास्य का पुट लिए हुए नवविवाहित घनिष्ठ मित्रों की कथा है। कहानी की प्रमुख विशेषता यह है कि रचनाकार हास्य सर्जन में परंपरा से हटकर मौलिकता और कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग किया है। काशी और उसके आसपास के जनजीवन व स्त्री पुरुष के सोच तथा मनोभावों का स्वाभाविक चित्रण मिलता है। विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर व्यंग है। जो दुलाई वाली कहानी है, इसमें विदेशी वस्तुओं और कपड़ों पर व्यंग किया गया है। कहानी की शुरुआत काशी के 10वां मेघ घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में ख़त्म होती है। ये क्वेश्चन हमारे 2025 में भी आया हुआ है कि दुलाई वाली कहानी कहाँ से शुरू होती है कथनों में, और कहाँ पर ख़त्म होती है। तो ये काशी के 10वें मेघ घाट से शुरू होकर और इलाहाबाद पर ख़त्म होती है। तो इसमें फ्रेंड्स पात्र हैं, वंशीधर है, जानकी देवी है वंशीधर की पत्नी, सीता जानकी की बहन है, नवल किशोर वंशीधर का ममेरा भाई, जो नवल किशोर है वंशीधर का ममेरा भाई है। तो अब हम मूल कहानी जो कि इसका सारांश हम पढ़ने वाले हैं।
काशी जी के दशवमेघ घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़े व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। कहाँ से शुरू होती है? काशी के दशवमेघ घाट पर स्नान करे के एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां, सूंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। कि समय क्या हुआ था? दिन के 11 बजे थे। इम्पोर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स ये। गोदौलिया की बाई तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका खड़ी हुई। ये क्वेश्चन हमारा बना भी हुआ है कि सीता की उम्र क्या थी? वो 10 वर्ष की बालिका है, जो कि वो वहां पर आ जाती है। बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री की कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? ये क्या भला, आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं नवल किशोर? कलकत्ते से। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, और उसकी जो वाइफ है, बीवी है, पत्नी है, बहू है, वो कहाँ से आ रही है? आगरे से ला रहा है। फ्रेंड्स, ये हमारे जैसे आगरा शहर आया है नवल किशोर जो कलकत्ते से आ रहा है, और जो वंशीधर है वो काशी के 10वें घाट से है, वहाँ से काशी का नाम आया है। तो ये हमें इन शहरों के नाम को नोट कर लेना है। आगरे से अपनी नई बहू को साथ ला रहे हैं, सो उन्हें हमें आज ही जाने के लिए इशारा किया है। सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। और कहाँ, कौन सा शहर का नाम आया है? मुगल सराय, इलाहाबाद। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट ही ना धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, ये बात है नवल, जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकेंगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्या? किस बात से? हंसी से। और किससे? हंसी और ठट्टा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी। सही, वह बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके
साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि ये बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूरी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी से बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रलाकर तैयार हो जाओ। इतना सुनते ही जानकी दे की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लगी गई। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले, बनारस में ससुराल है। जो वंशीधर कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद के रहने वाले थे और बनारस में उसकी ससुराल है। और नवल किशोर की वाइफ है, जो उसका ससुराल कहाँ है? आगरा। जो उसका नवल किशोर की पत्नी है, जो वो आगरे की है। और जो वंशीधर की पत्नी है वो बनारस की है। वो कहाँ की है? ये वंशीधर की पत्नी है जो बनारस में ससुराल है, और ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। वंशीधर के जो ससुराल है उसमें कौन है? एक साला है, एक साली है और उसकी सास है, और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो गालिब हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदाई की सामग्री इकट्ठे करने लगी। जानकी देही भी रोती रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन का समय आया। कितने बजे स्टेशन पर? 1 बजे स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? अब समस्या आ रही है कि गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अव्यवस्था अब आगे की सही नहीं है कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूचे को कौन पूछे। एक कहरिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। तिस पर भी आकर कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। कौन जा रहा है? अब वंशीधर गाड़ी या इक्का लेने जा रहे हैं। वंशीधर, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने के लायक नहीं होती है। कौन सी भले घर की स्त्रियां किसमें? इक्के की सवारी में बैठने लायक नहीं होती हैं, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता। मैं एक पाल की गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब वंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही है। गाड़ी वाले ने जो कि कितना रुपया मांगा? 1.5 रुपया किराया मांगा। तब वंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही है, पहुंचने से काम कुछ। नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस स्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई।
सिकरौली के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। कौन से स्टेशन पर? सिकरौली के स्टेशन पहुंचते जानकी ने अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच ली थी। दोनों चुपचाप चल रहे थे कि अचानक वंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ती है। किस पर? धोती पर। किसकी नजर? वंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ती है। अरे एक बात तो हम भूल गए, कहकर पछता उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ? कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहनाया। ये किससे कथन कह रहा है? ये कथन हमारे क्वेश्चनों में 2024 में ये बना हुआ है कि एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहनिया। ये कथन ये वंशीधर है जो किससे कह रहा है? जानकी से, अपनी पत्नी से। पहनाए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपयों की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौं टेढ़ी करके बोली, ओह धोती तो धोती पहनने से काम क्या ये बुरी है? इतने में स्टेशन की कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए। किसने कहा था? इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए। पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। कितने का? 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिर वंशीधर है जो फिर कर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूं तो। इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। ये कहते हुए वंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। कहाँ से? वंशीधर है जो राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंच गए। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। फिर मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करते हुए गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में शुरू से आखिर तक देखे गए, पर नवल का कहीं अता पता नहीं। वंशीधर फिर से गाड़ियों को दोहरा गए। भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि कहीं मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझा लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं है। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। कितने थे? 10-12 स्त्री पुरुष। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी के स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंचे। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किया बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और
पानी से हाथ मुंह धोकर खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ी और मिठाई लेकर निराले में बैठे। आपने उन्हें ठिकाना पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आया। सोचा कि पहले पूछ लूं, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो उस समय डोडो में बैठे जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठे। एक मुसाफिर अधिक पड़े। आगे वाले में से एक उतरा भी गया था। जो लोग सब तीसरे दर्जे के योग्य जाने पड़े थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। कैसी बनी बैठी थी? कपड़े की गठरी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो जंगला है उसके बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी। केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उसे कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। प्रौढ़ा मैंने बूढ़ी बड़ी जो बुजुर्ग थी। एक जो उसके पास थी कहने लगी अरे इनकर मनई तो नाही आइलैंड हो। देखो रोवल कर थाई ना। दूसरी गाड़ी में बैठो होई है। पहले दूर बोही इन जनानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी तो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्जापुरा चढ़ी होई ना? इसके जवाब में उसने कहा सो वह ना सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछीला ना, हम कहा कहूँ उतरबू हो आए इलाहाबाद से। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो? गोइया। पहली, अरे नहीं, जनेलू पयागजी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला पयागजी कहाँ ना जानी ना, कह के नाही तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाई चुकी हुई। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका लाग जा रहा। तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रे। पहली, आवे जावे के तब सब औत जाता बटेल बाटन फून। यह साइत तो बिचारो विपत में ना पड़ले बाटली। हम पंचाहड़ राजघाट टिकट कटौली, मोगोल केसरोय उतरली हो, दनापुट चढ़ील। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संग रही दकाने। टीसनिया पर उकर मलिका उतरे से कि जुरतई गढ़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ नरैया, हे साहब गढ़िया खड़ी कर। ए साहब गढ़िया तनी खड़ी कर। भला गढ़िया दीहना काहे के खड़ी होए। पहली, ए महरूआ बड़ी उजबक रल। भला केहू के चिल्लाए से रेलियो को खड़ी होला। इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। जब इतने पुरुष स्त्रियां थी, बस स्त्रियां इतने जितने पुरुष स्त्रियां थी, एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की
स्थिति पर दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाई के नाही हे सह बाबा सुनी तो कलकत्ते ताई से मुसलिया लेई। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहल फरागत के बंदे उतर लेना। सॉरी फ्रेंड। चौथी, हम तो इनके संग के आदमी के देखो बोना क्यों गोइया ती से हम देखे रही लो मज के टोपी दिखले रह लेने को। इस तरह उनकी बसीरे पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर उब खड़े। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो ना हक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद उतर गया होगा और दूसरी गाड़ी से वो भी पहुंच जाएगा। मैं ही भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ। मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों को वाक धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, ये बात तो आप भली कही। नाही भैया, हम पंचे काहे के कहूँ से कुछ कहीं। अरे एक करत न बाय तो दुनिया चलते कैसे बाय इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासी सी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। कुछ नहीं बोला। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकाल कर वंशीधर की ओर ताक देती और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती। वंशीधर सोचने लगे कि ये क्या बात है। देखने में तो ये भले घर की मालूम होते पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षित स्त्रियों ने भी मुंह फेर खोला के भैया जो केहू बिना टिकास के आवत होए तो आकर का सजाए होला। अरे ओ कहीं नहीं चाहत रहा मेहरारू के तो बैठा दे लेने और पहुआ तउन टिकस ले के चल दी लेने। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमारो साझा है। इसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इस खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर जानकी को उतारने गए। जानकी सब हाल कहने पर वह बोली, ओरे जाने भी दो, इसे बड़ खड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने ना माना। जानकी और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रखा छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़ गए। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई, ये कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता ही नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज की ऐसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफतें फंसते चले जा रहे। इतने में अपने सामने दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन खतरियों को कहीं ले गई। इतना कहना था कि दुल्हाई से मुंह खोलकर नवलकिशोर खिलखिला उठे। अरे ये क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब
अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पाल की गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुना लूँगा तब चलूँगा। हाँ, ये तो कह तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं दो दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। ये सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई है। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था? तुम दोनों गाड़ी में ना थे? हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता, है ना? अरे तो क्या, मैं मरे थोड़े ही गया था। 4 हाथ धुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया न आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो ये थी हमारी दुलाई वाली कहानी राजेंद्र बाला घोष की। तो ये हमारी दूसरी कहानी है, दुलाई वाली। तो ये हमारी दूसरी कहानी है दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की। तो अब हम ये क्लास को यहीं एंड करेंगे। तीसरी कहानी है हमारी एक टोकरी भर मिट्टी। इसको हम तीसरी क्लास में पढ़ने वाले हैं। डेली हमारी एक क्लास होती है। तो हमने आज दुलाई वाली, कल हमने चंद्रदेव से मेरी बातें, तो कल हम एक टोकरी भर मिट्टी फिर करने वाले हैं। ये हमारी तीसरी कहानी होगी माधवदास जी की। तो हम क्लास को फिर यहीं एंड करेंगे। ये आगे की क्लास में आएगी एक टोकरी भर मिट्टी। तो क्लास को यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।